हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप अभी हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। आप सभी को पता है हम 7th क्लास की पॉलिटी कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं 7th क्लास के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों ही कवर करूंगी। कल ही बता चुकी थी मैं आपको कि आज की वीडियो में दोनों ही चैप्टर एक साथ कवर किया जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा छोटा है और जो इसमें कंटेंट है वो भी थोड़ा बाकी चैप्टर के हिसाब से कम है। तो जिस चैप्टर में कम कंटेंट है हमारे सीटेट के लिए या कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए, वो हम एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। मैं पहले बता चुकी हूँ 15 दिन का टाइम लेके हम चल रहे हैं और मुझे 8th क्लास की पॉलिटी भी करवानी है। और जहां तक हमारी थ्योरी की बात है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की थ्योरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ सारे, तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और ये काम अभी हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है तो पॉलिटी भी मैं करवा रही हूँ, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं डाल रही हूँ। मैराथन क्लासेस भी हमारी चल रही है साथ के साथ, और फिर हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डालती चलूंगी। आज से ही आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप जरूर देख लें। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारा ये। और कौन से क्लास की पॉलिटी है? 7th क्लास की पॉलिटी है। क्लास भी 7, चैप्टर भी 7। ओके, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का बाजार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ओके, तो चलिए क्या है हमारे आसपास के बाजार। अब ये बताइए आप, हमारे आसपास के बाजार जो होते हैं वहां से हम क्या क्या लाते हैं? अपनी जरूरत के सारे ही सामान, है ना। जरूरत के सामान क्या, ये मान लो कि अपना सारा ही सामान हम कहाँ से लाते हैं? मार्केट से ही लाते हैं, बाजार से ही लाते हैं। जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, मतलब जो भी सामान हमारे घर में दिख रहा है वो सब कहाँ से आ रहा है? मार्केट से ही आ रहा है, बाजार से ही आ रहा है। और बाजार भी बहुत तरीके के होते हैं। देखिए हमारे पड़ोस की गुमटी जिसको बोलते हैं दुकानें, साप्ताहिक बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, ये सारे क्या होते हैं? हमारे बाजार के वो है क्या है? पड़ोस की गुमटी दुकानें, साप्ताहिक बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, ये सारे क्या है? हमारे आसपास के मार्केट का, बाजारों का, मतलब ये हमारे आसपास के बाजार है। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इन बाजारों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे सामान सस्ते मिलते हैं, कहाँ पे सामान महंगे मिलते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है कंटेंट, सारी चीजें वही है जो हमें पता है। ओके, जो चीजें हमें पता है वही इस चैप्टर में है, इसलिए मैं 2 चैप्टर एक साथ कवर कर रही थी। सबसे पहले देखिए क्या है हमारे साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार नाम से ही पता चलता है साप्ताहिक बाजार क्या है। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि सप्ताह में एक निश्चित दिन लगता है, जैसे कि मंगल बाजार, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, ऐसे मार्केट होते हैं ना, उसको साप्ताहिक बाजार कहते हैं। साप्ताहिक बाजार की विशेषता क्या होती है? हफ्ते में एक दिन ये लगता है। वो रेडी पे या तो जमीन पे या रेडियो पे वैसे लगाए जाते हैं बाजार। कोई एक फिक्स जगह होता है उसके लिए कि इसी जगह पे मंडे मार्केट लगने वाला है, इसी जगह पे ट्यूसडे मार्केट लगने वाला है, होता है ना। और हर हफ्ते ट्यूसडे को, जो ट्यूसडे मार्केट होता है, हर हफ्ते ही ट्यूसडे को वहां पे लगेगा। और उसमें क्या होता है कि रेडियो पे सामान रहते हैं, कोई दुकान नहीं होती वहां। साप्ताहिक बाजार में कोई दुकान नहीं होती, वैसे या तो जमीन पे रखते हैं लोग कुछ कपड़े पन्नी बिछा के, या फिर जो रेडियो पे होते ठेले होते हैं उस पे वो सामान बेचते हैं। दूसरा साप्ताहिक बाजार की विशेषता क्या है कि साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती मिलती हैं। क्योंकि साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती मिलने का कारण क्या है? क्योंकि ये दुकानें, यहाँ की दुकानें पक्की नहीं होती, यानी कि दुकानों का कोई खर्चा नहीं होता उसमें ऐड। दूसरी चीजें क्या है कि यहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो अकेले ही बेच रहे हैं, नहीं कि वो 2-3 लोगों को रखे, 2-3 मतलब कि लेबर रखे हुए हैं कि इसको ऑर्डर दे रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। वो अकेले ही ज्यादातर सामान बेचते हैं। या फिर आप देखते होंगे कि साप्ताहिक बाजार में आप कभी जाते हैं तो उसमें उनके ही फैमिली के 1-2 लोग लगे रहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है उनमें। लेकिन उन्हें क्या होता है? दुकानों का किराया, मान लो कि एक दिन के लिए अगर बाजार लगा रहे हैं, वो जहां पे भी लगा रहे हैं उस जगह का किराया उन्हें, एक दिन का किराया उन्हें देना पड़ता है। बिजली का बिल जो साप्ताहिक बाजार भी होता है उसमें भी क्या होता है कि उन्हें बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, इन सारी चीजों को वो करना पड़ता है। देखिए क्या, साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों की कई तरह के खर्चे जोड़ने पड़ते हैं। पक्की दुकानों के खर्चे क्या क्या होते हैं? दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, ये सारी चीजें देनी पड़ती है। लेकिन साप्ताहिक बाजार का जो होता है उसमें वो नगर निगम को वहां का जो भी थोड़ा बहुत किराया होता है, बहुत कम किराया होता है वहां पर जहां पे वो मार्केट लगा रहे हैं, नगर निगम को उन्हें वो सामान पैसे देने होते हैं। और बिजली का भी पैसा उन्हें देना पड़ता है क्योंकि वहां पे रात में लाइट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देना होता। हफ्ते में अगर एक दिन लगा रहे हैं तो एक दिन के हिसाब से उन्हें देना होगा। तो यही कारण है कि साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती होती हैं।
ठीक है। अब है मोहल्ले की दुकानें। हमारे मोहल्ले में बहुत सारी दुकानें, आप आसपास जो जहां पे रहते हो वहां आसपास दुकानें होंगी ना, परचून की दुकान होंगी, जो हम जहां से अपने घर का राशन लाते हैं उस तरीके की दुकानें होती हैं, ठीक है। मोहल्ले में नाई वाला होता है, दूध बेचने वाला होता है, बहुत तरीके की दुकानें आसपास होती हैं। सुजाता और कविता की स्टोरी दी गई है इसमें, यही कि वो अपने मोहल्ले की दुकान में गई हैं, वहां से सामान लेके आई। वो एक लिस्ट, जो दुकान में बैठने वाली थी आंटी, उनको पकड़ा देती है, वो सारा सामान पैक करवा देती है उनका। और मोहल्ले की दुकानों में एक चीज और फायदा क्या होता है कि हम वहां से उधार भी ले सकते हैं। इसमें यही है कि ये दोनों सामान ले लेते हैं और जो भी 3,000 का सामान वो लेते हैं अपने राशन के लिए, और क्या होता है कि अपनी डायरी में वो दुकान वाली जो आंटी जो भी दुकान में बैठते हैं उनसे लिखवा लेती है, अगले महीने के पहले हफ्ते वो पैसे उन्हें दे दिए जाएंगे। यानी कि मोहल्ले की दुकानों का ये फायदा है कि उनसे चीजें उधार भी ली जा सकती है, क्योंकि वो दुकानें परमानेंट वहीं पे हैं, वो दुकान वहां से हट नहीं सकती, वो परमानेंट वहीं पे है। अब इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है। मोहल्ले की दुकानें क्या होती है, पक्की और स्थायी होती है। साप्ताहिक बाजार में चीजें सस्ती मिलती है, हफ्ते में एक दिन लगता है, बिल्कुल याद रखिएगा आप चीजों को। ज्यादा इससे जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही आपको ध्यान रखना है, और बाकी चीजें आपको सब पता है इसमें। ओके, तो जो हमारे सीटेट में आ सकता है, जो हमारे पेपर में आ सकता है, उस तरह की चीजें हमें इसमें देखना है। जबकि जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं, पक्की होती है, उससे थोड़ी महंगी चीजें इसमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक दो मतलब कि लड़के रखे जाते हैं, लेबर रखे जाते हैं काम के लिए, कि सामान निकाल निकाल के देना, या फिर बिजली का बिल, मकान का जो दुकान का किराया, बहुत सारी चीजें होती है जो उन्हें देना होता है। और इसके साथ ही मोहल्ले की दुकानों का क्या फायदा है कि हम वहां से सामान उधार भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम सप्ताह के किसी भी दिन और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इस दुकान से हम दुकान पर जा सकते हैं। मोहल्ले की दुकान में क्या होता है, सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय जा सकते हैं। अब साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, मान लो मंगलवार का दुकान, मंगलवार हो, मतलब कि ट्यूसडे मार्केट हो, तो हम ट्यूसडे को ही तो सामान ले सकते हैं वहां से। अब किसी और दिन, साप्ताहिक बाजार में ये भी चीज है कि हमारी जरूरत की सारी चीजें वहां मिल जाती हैं, ओके। लेकिन किसी और दिन हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ गई तो हमें कहाँ जाना होगा, मोहल्ले की दुकानों में ही जाना होता है, ओके। अब उसके बाद है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साप्ताहिक बाजार हम देख चुके हैं, मोहल्ले की दुकानें देख चुके हैं, अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। साप्ताहिक बाजार और साप्ताहिक और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो साप्ताहिक बाजार और दूसरा क्या था, पड़ोस की दुकानों का बाजार। ये दो चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये बहुमंजिला वातानुकूल, यानी कि एसी लगी हुई दुकानें होती हैं, कई मंजिले होते हैं उसमें, और एसी लगी हुई दुकानें होती हैं, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल भी कहते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या होता है, अलग अलग मंजिल पर अलग अलग दुकानें होती है, और सभी मतलब बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की दुकानें वहां पे मिलती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर शॉपिंग मॉल में। बड़ी बड़ी ब्रांडेड, आप मॉल में अगर जाते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर लोग, आप खुद भी समझ रहे होंगे कि मॉल में हम किस लिए जाते हैं, ज्यादातर घूमने ही जाते हैं, कि घूम ले, खरीदना कम चाहते हैं, है ना। मैं भी जाती हूँ तो घूमने के लिए जाती हूँ, बहुत शायद ही कभी वहां से कुछ खरीद के लाती हूँ, घूम के आ गए, देख लिए सामान, घूम के आ गए, यही करती हूँ मैं भी जाके। और उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान ही वहां पे मिलते हैं। ब्रांडेड सामान मतलब कि हर ब्रांड का सामान आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा, ओके। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अब क्या होता है कि जो ब्रांडेड सामान होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। आप कोई कपड़ा लेने जाइए, ठीक है, किसी ब्रांड का कपड़ा लेने जाते हैं, वो बहुत कॉस्टली होगा, और उसी टाइप का कपड़ा हम कैसे ले सकते हैं, कम रेट में भी हम ले सकते हैं दूसरे दुकानों से। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ भाई कम रेट के कपड़े ले। मैं कुछ नहीं, ये नहीं बोल रही किसी ब्रांड के ना लो, जिनको पसंद है वो ले, लेकिन वही होता है कि कम रेट के कपड़े भी हम ले सकते हैं। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल में है उसमें ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, और ब्रांड के कपड़ों का कीमत बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, केवल कुछ लोग ही ब्रांड के कपड़ों की कीमत का बोझ उठा सकते हैं। सभी के लिए उतना मतलब कि महंगे कपड़े पहनना, ये सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, हर चीज वो बहुत ज्यादा महंगा यूज करना सभी के लिए, सभी के बस की बात नहीं होती है। अब है बाजारों की श्रृंखला। तो ये तो हम देख चुके हैं, मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल। तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया। सबसे सस्ता कौन सा होता है, साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार हफ्ते में एक दिन लगता है, उसमें सामान हमें सस्ती मिलती है, सारे सामान वहां पे मिल जाता है। दूसरा होता है मोहल्ले की दुकानें। मोहल्ले की दुकानें के फायदे बहुत होते हैं कि थोड़ा सा जो साप्ताहिक बाजार है उससे महंगा सामान वहां पे मिलता है, लेकिन हम हफ्ते में किसी भी दिन जाके वहां से सामान ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि वहां से
कुछ जो मोहल्ले की दुकानें होती है वो वहां से हम उधार सामान भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल परमानेंट वहीं पे, वहां से वो हटने वाली दुकानें नहीं है, इसलिए उधार सामान भी वो दे देते हैं। ठीक है, अब है बाजारों की श्रृंखला। बाजारों की श्रृंखला बनती कैसे है? देखिए, पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीदता है। अब बाजारों की श्रृंखला बनती कैसे है कि मान लो कि कोई मिल से, कपड़े का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम कपड़े के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो किसी मिल से, कपड़ा मिल से हम कपड़ा मिल में क्या होता है, कॉटन बन के कपड़ा मिल में चला गया, वहां से कपड़ा तैयार हो गया, कपड़े तैयार हो गए, सब कुछ होके उसका फिनिशिंग होके कपड़े तैयार हो गए। अब वो क्या करेंगे, जो थोक व्यापारी हैं, ठीक है, थोक व्यापारी वही मिल से कपड़ा उठा के लाएंगे थोक में, बहुत ज्यादा थोक में, और वही थोक व्यापारी से जो छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं उनसे कपड़े खरीदते हैं, थोक व्यापारियों से वो कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, देखिए, पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियां, यह थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि बड़ी बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीदता है। मैं कपड़ों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ सब्जियों का एग्जाम्पल है। क्या करते हैं, सब्जियां ये कुछ नहीं कि 2-4 किलो, 25 से 100 किलो के बीच वो सब्जियां खरीदता है। और क्या करेगा, सब्जियां चूंकि खराब होने की चीज है, तो अब 100 किलो से भी ज्यादा नहीं खरीदते हैं, उतना खरीदते हैं। अब उन थोक व्यापारियों से क्या होता है, जो खुदरा व्यापारी होते हैं, यानी कि छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी वो चीजें खरीदते हैं, और फिर वो जिनसे जो कि वैसे व्यापारी होते हैं जिनसे हम सामान लेते हैं। देखिए, यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वो अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुओं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आ सकता है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, यहां से क्वेश्चन बनते भी हैं कि खुदरा या फुटकर व्यापारी क्या होता है, या फिर ये आ सकता है कि व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुओं को बेचता और खरीदता है, वो किस तरह के व्यापारी होते हैं? थोक व्यापारी होते हैं? नहीं, कौन से होते हैं? खुदरा या फुटकर व्यापारी, यानी कि जो थोड़े थोड़े सामान, उनसे हम आधा किलो, 1 किलो कुछ भी सब्जी हम ले सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं? खुदरा या फुटकर व्यापारी। अगर कपड़े ले जाने जाते हैं तो हम 1-2 कपड़े भी उनसे ले सकते हैं, लेकिन अगर थोक व्यापारी के पास आप जाइएगा तो आपको थोक में पूरे बंच में कपड़े मिलेंगे। ओके, तो ये है हमारे मतलब कि वो बाजारों की श्रृंखला। ओके, कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है। सब्जी कहाँ से लेते हैं व्यापारी? सब्जी लेते हैं किसानों से, ठीक है, या फिर सब्जी जो उगाने वाले बड़े बड़े किसान होते हैं उनसे वो सब्जी लेते हैं बड़े व्यापारी, थोक व्यापारी। फिर जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनको सब्जियां देते हैं, उनको सामान देते हैं, और फिर जो खुदरा व्यापारी होते हैं वो फिर उनसे हम खरीदते हैं, जो हम किसी भी कुछ भी उससे मतलब कम भी, आधा किलो, 1 किलो, 10 किलो ऐसे उनसे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है व्यापार की श्रृंखला। अब है कि जो थोक व्यापारी क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो बड़ी संख्या में सामान खरीदते हैं, ठीक है, जो बड़ी संख्या में सामान खरीदते हैं वो थोक व्यापारी, बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में खरीदते हैं वो थोक व्यापारी होते हैं। ओके, देखिए, हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहां वस्तुएं पहले पहुंचती है और यहीं से अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। ठीक है, थोक बाजार का एक हर शहर में क्या होता है, थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, वहां पे वस्तुएं पहले पहुंचती है, छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं वहां से जाके वस्तुओं को खरीद के फिर हम तक पहुंचाते हैं। सड़क किनारे की दुकान एक छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, वो होता है बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। ओके, अब इसी तरह क्या होता है, बाजार की श्रृंखला बनती है। क्लियर है आपको बाजार की श्रृंखला कहाँ बनती है? अगर हम कपड़े का एग्जांपल देंगे तो मिल से थोक व्यापारी खरीद के लाता है, थोक व्यापारी छोटे व्यापारियों को देता है, छोटे व्यापारी से हम लेते हैं। अगर हम सब्जियों का एग्जांपल देते हैं तो बड़े किसानों से थोक व्यापारी खरीदेगा, थोक व्यापारी से कौन खरीदेगा? खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी, फुटकर व्यापारी से हम खरीदेंगे। यह अब है हर जगह बाजार। देखिए क्या है, अब तो हर जगह बाजार है, हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, करते हैं। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, पता नहीं कितने सारे ऐसे आ गए हैं ऐप जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं। घर बैठे हम सामान ऑर्डर कर सकते हैं, राशन का सामान, और वो हमारे घर पे पहुंचा के जाता है। तो इसी को कहते हैं हर जगह बाजार। हम कहीं भी बैठे हुए इंटरनेट के थ्रू हम कहीं से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं और वो सामान हमारे घर चला आता है। तो पहले तो हमें दुकानों में चल के जाना पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही तकनीक डेवलप होती जा रही है, वो क्या हो गया, हमारी जिंदगी बहुत ही आराम की हो गई है। ठीक है, जो इतनी आराम भी सही नहीं होती हमारे लिए। ठीक है, देखिए क्या, अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंच जाता है, होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं कि हर जगह बाजार। हम घर बैठे, अभी बैठे बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे सारा सामान पहुंच जाएगा। देखिए क्या, यह जरूरी नहीं कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। क्या है,
आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य करते हैं, होते हैं ना, जो एमआर वगैरह होते हैं वो नर्सिंग होम या क्या करते हैं, डॉक्टर की क्लिनिक में अपना सामान मतलब अपनी कंपनी की दवाई बेचने के लिए आते हैं। बेचने के लिए वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप अपने पर्ची में हमारी कंपनी की दवाइयां लिखें ताकि मार्केट में वो दवाइयां ज्यादा बिके। वो इस तरह से वहां पे आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता है। ठीक है, बेचना खरीदना क्या होता है, कई तरीकों से चलता है। अब है बाजार और समानता। तो बाजार में समानता देखने को मिलती है आपको क्या? देखिए, इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। इस हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटा पूंजी के व्यवसाय करने वाला और दुकानदार है, जबकि दूसरा दुकान की के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाता है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े सामान लाते हैं और उनके पास कोई ब्रांडेड सामान नहीं होता, तो वो कम लाभ पर ही सामान को बेच देता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने में की स्थिति में नहीं होते। होता है ना कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाले सामान खरीदने की भी स्थिति में नहीं होते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड ही लेते हैं, वो कभी लोकल सामान नहीं लेते। तो ये है बाजारों में क्या? असमानता। बेचने वाले में भी असमानता है और खरीदने वाले में भी असमानता है। हम बाजारों की श्रृंखला, हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। ठीक है, बाजार की श्रृंखला समझ में आ गई। चलिए, ये चैप्टर हमारा हो चुका है बेटा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप देख चुके हैं। जो भी है बहुत थोड़ा चीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। मार्केट के बारे में है ना, शॉपिंग के बारे में दी गई है, तो ये चीजें तो अच्छी होती है। क्या है बाजार, कौन कौन से बाजार होते हैं, कहाँ से हम क्या चीजें ले सकते हैं, कहाँ की चीजें महंगी होती है, कहाँ की चीजें सस्ती होती है, बाजारों की श्रृंखला के बारे में हमने देखा है। क्लियर हो गया होगा चैप्टर। अब हम चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्या है? बाजार में एक कमीज। ओके, बाजार में एक कमीज, यानी कि जो कमीज बाजार में बनके आती है वो किस तरीके से आती है, कैसे, कहां से, क्या क्या होके वो कमीज बनके हमारे पास पहुंच जाती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें देखिए, कुरनूल में कपास उगाने वाली एक महिला के बारे में बताया गया है कि किसी जगह में वो कपास उगाती है, आंध्र प्रदेश में। उस महिला पे क्या है कि उसके घर के सारे लोग कपास उगाने में लगे रहते हैं। कपास यानी कि कॉटन, जिससे रेशा तैयार होता है। और क्या कहते हैं, कपास के पौधों पर आए टोडे, मतलब सभी लोग कोई कपास चुनते हैं, कपास उगाने में लगे रहते हैं। रुई के थ्रू जाने के बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में लेकर जाती है। कपास को बाजार में लेकर जाती है, वहां बेचती है, लेकिन क्या होता है, उसे व्यापारी के पास ले जाती है, उसी व्यापारी के पास जो कपास उगाने से पहले उसे मतलब कि पैसे दिया था, कर्ज बोल सकते हैं उसे, जिसे क्या कहते हैं कि वो क्या करते हैं, देखिए, फसल की बोनी शुरू होने से समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था। ठीक है, ऊंची ब्याज दर पर उन्होंने कर लिया था, इसलिए वो बाध्य थी कि जाके कपास उन्हें वहीं बेचना है। ये हम पिछले बहुत सारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसानों के साथ ये स्थिति होती है, जो छोटे किसान होते हैं उनके साथ ये स्थिति होती है कि वो फसल उगाने से पहले ही व्यापारियों से पैसे लेते हैं, और इस कारण वो इसके लिए मजबूर होते हैं कि उन्हें उन्हीं व्यापारियों को बेचना। इससे नुकसान क्या होता है कि वो व्यापारी कम रेट में, दूसरे व्यापारियों से कम रेट में उससे सामान खरीदता है। ठीक है, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक। याद रखिएगा, कपास की खेती में कभी आ सकता है कपास की खेती की विशेषता कि इसमें कम निवेश की जरूरत है, तो याद रखिएगा कपास की खेती में ज्यादा निवेश की जरूरत है, यानी कि ज्यादा खर्चे लगते हैं कपास की खेती में। अब यही हुआ कि स्वप्ना से व्यापारी ने कपास खरीद लिया। ये तो लोगों की बातें दी गई हैं। अब यहाँ पे इरोड़ का कपड़ा बाजार दिखाया गया। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाले इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। बिल्कुल याद रखिएगा कि इरोड़ का कपड़ा बाजार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये संसार के विशाल बाजारों में से एक है। अब वहां के बारे में भी दिया गया था कि वहां क्या होता है, इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। तो इस तरह की स्टोरी दी गई है कि बाजारों के बारे में कि वहां पे कपड़ा बेचने के लिए आते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। ठीक है, वो कपड़े को खरीद लेते हैं, मतलब कि जो छोटे बुनकर होते हैं उनसे कपड़े खरीदते हैं कम रेट पे और बाजारों में ऊंचे रेट पर वो कपड़ों को बेचते हैं। फायदा हमेशा किसका होता है? जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, फायदा हमेशा उनका ही होता है। अब है दादन व्यवस्था। इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज है, दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए क्या है,
कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना। दादन व्यवस्था में क्या होता है कि बुनकरों को, जो व्यापारी होते हैं वो बुनकरों को सूत दे देते हैं कि इससे आपको कपड़ा तैयार करना है। बुनकरों को फायदा क्या है कि उन्हें उसमें कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती, ना सूत लाने की जरूरत होती है, ना ये सोचने की जरूरत होती है कि हमें किस तरह का कपड़ा बनाना है। बुनकर उससे कपड़ा बना के फिर व्यापारियों को ही दे देते हैं, तो व्यापारी कम पैसे में उनसे कपड़े बनवा लेते हैं और फिर ज्यादा पैसे में वो दुकानदार को देकर वो उससे ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो ये होती है दादन व्यवस्था। ठीक है, देखिए व्यापारी और बुनकर के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ पे क्लियर इसका दिया गया है। दादन व्यवस्था का उदाहरण क्या है? जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। या देखिए दादन व्यवस्था क्या है कि व्यापारी बुनकर को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है। इसी को क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था। ठीक है, इसमें फायदा किसका हो रहा है? व्यापारियों का हो रहा है, लेकिन बुनकरों का एक तरह से फायदा यह है कि उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्हें सामान मिल जा रहा है, वो काम कर रहे हैं और फिर वो सामान दे देते हैं, फिर उसके बदले उन्हें पैसा मिल जाता है। अब बुनकर सहकारी संस्थाएं, ये क्या है? बुनकर सहकारी संस्थाएं क्या है कि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था का साधन है। ठीक है, इस एक सहकारी संस्था में लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों को सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। यह देखिएगा बुनकर सहकारी संस्थाएं हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य मिल जाता है। ओके, याद रखिएगा सहकारी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बुनकर सहकारी संस्थाएं हैं उसमें उसके बदले में मतलब उससे रिलेटेड क्या गलत है। तो इसमें ऑप्शन में जब आपका ये आएगा ना कि बुनकर सहकारी संस्थाओं में व्यापारी की भूमिका होती है, तो व्यापारी की भूमिका नहीं होती। याद रखिएगा व्यापारी की भूमिका दादन व्यवस्था में होती है। बुनकर सहकारी संस्था में व्यापारी की कोई भूमिका नहीं होती, इसमें व्यापारी की भूमिका खत्म हो जाती है। इसमें बुनकरों का ही एक समूह होता है जो सूत लाते हैं, सूत बनाते हैं और फिर उससे कपड़े बना के बेचने का काम भी मतलब कि सामूहिक रूप से करते हैं वो, और वो सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। तो यही होती है बुनकर सहकारी संस्था। क्लियर है? अब देखिए दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना, तो इसमें दिल्ली के निकट है कि वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करती है। अब वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना यानी कि जो कपड़े बनाने वाले उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है कि जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि ग्राहकों के जो दबाव होते हैं कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छा चाहिए और हम पैसे भी कम देंगे। तो जब ग्राहक ही कम पैसे देंगे, जो उनको काम दे रहा है वो उनको कम पैसे देंगे, तो वो अब जो मिल मालिक होता है, जो उद्योग का मालिक होता है, वो क्या कहता है? वो तो अपना फायदा देखेगा। तो इस कारण क्या होता है कि मजदूरों को वो न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देते हैं, अधिकतम काम लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव किसका होता है? ग्राहकों का दबाव होता है। ओके, अब आके देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कमी। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है? इसमें यही था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि वो भारत से अगर कोई सामान निर्यात हुआ हो तो क्या होता है कि यहाँ से सस्ते रेट में वहां पे निर्यात करते हैं, वो महंगे रेट में उसको थोड़ा सा ब्रांडेड कर देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं ब्रांड का और महंगे रेट में वो बेच देते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन होते हैं। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। ठीक है, क्या होता है कि बाजार की जो श्रृंखला होती है, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या पिछले चैप्टर में पढ़, उसमें क्या होता है कि रुई के उत्पादन करता है यानी कि जो कॉटन उपजा रहे हैं। ठीक है, जो हमने देखा कि पिछले इसी चैप्टर में कि जो फसल उपजाते हैं कॉटन को, उत्पादनकर्ता को किससे जोड़ती है? सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। ओके, खरीदार अगर हम खरीदने गए हैं तो हमें किससे जोड़ रही है? जो रुई उत्पादन करने वाले हैं उससे जोड़ रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसे होता है? जो किसान है उन्हें लाभ होता है? नहीं होता। बुनकरों को भी लाभ कम होता है, किसानों को भी लाभ कम होता है,
सबसे ज्यादा लाभ किसे हो रहा है? जिससे हम कपड़े खरीद रहे हैं, यानी कि जो कपड़े बेचने वाले हैं। देखिए क्या है, इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर भी याद करें कि कौन कौन से लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ है या लाभ की मात्रा अलग अलग है? कुछ बाजारों से लाभ कुछ लोगों ने बाजार से लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने के कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद उन्होंने बहुत कम लाभ कमाया। तो अब लाभ कमाने वाले लोग कौन है? लाभ कमाने वाले लोग वही हैं जो दुकानदार होते हैं, जिनसे हम कपड़े खरीदते हैं। बुनकर और किसान, इनको बहुत कम लाभ होता है। ठीक है, देखिए बाजार में समानता। अब क्या है बाजार में समानता? विदेशी व्यापारी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक को लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यात फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी कर पाया। यहाँ पे जो ऊपर था ना ये वाला जो टॉपिक कि दिल्ली के निकट जो वस्त्र का था, इसमें कि जो था कि मजदूरों को कम वेतन दिया जा रहा था, उसी में है कि जो विदेश के व्यापारी हैं उनका प्रेशर था कि हमें अच्छे कपड़े मिले और कम रेट पे मिले। ठीक है, तो वही होता था, जो मिल मालिक था वो अच्छे कपड़े दे रहे थे, विदेशियों को कम रेट पे दे रहे थे, और वही कपड़ों को लेकर वो क्या कर रहे थे, अपने देश में जाके उस पे किसी ब्रांड का लेबल लगा के उसे बहुत ऊंचे रेट पे बेच रहे थे। तो सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले उसमें कौन है? विदेशी व्यापारी। ठीक है, और उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक है वो कम लाभ कमा रहा है। और सबसे कम लाभ किसे हो रहा है? जो वहां काम करने वाले मजदूर है, वो बहुत मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं उससे। ओके, अब है दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है, तो वो उगाते या बनाते हैं, जो वो उगाते हैं बनाते हैं। ठीक है, बाजार अवसर देता है ना, जो लोग उगाते या बनाते हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी उद्योग कर रहे हैं, कुटीर उद्योग, तो उसको जाके बाजार में बेचने का अवसर मार्केट से ही मिलता है। किसान यहाँ रुई बेच सकता है, तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय अधिक लाभ कमाते हैं। वही अधिक लाभ कमा रहे जो धनवान और शक्तिशाली लोग होते हैं। ठीक है, इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल सहकारी संस्थाएं बनाए और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। ये बेटा दो बार आ चुका है, उत्पादक मिल सहकारी संस्थाएं और बुनकर सहकारी संस्थाएं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। अब बाजार में सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? जो कपड़े बेचने वाले हैं, मतलब कि जिससे हम कपड़े लेते हैं। ठीक है, वैसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है मार्केट में। ठीक है, सबसे कम लाभ किसको हो रहा है? या तो किसान को या फिर मजदूरों को, इन्हें सबसे कम लाभ हो रहा है। ठीक है, चैप्टर में जितना यही था, इससे ज्यादा नहीं है। हमारे 7th क्लास की पॉलिटी भी पूरी हो चुकी है। अब हम 8th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालूंगी। मैराथन क्लासेस भी लूंगी मैं ज्योग्राफी 7th क्लास की मैराथन क्लास उसकी मैराथन क्लासेस भी मैं वीडियो डालूंगी अभी चैनल पे आपको आज से कल तक। और मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डालूंगी। तो आप सभी चैनल पे बने रहिएगा और सभी बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए, कहीं भी स्किप मत करिए वीडियो को, क्योंकि आप स्किप करिएगा तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थ्योरी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कहीं से, मतलब आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कराती है तो उसके क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इसलिए बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। आप वीडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये जरूरी नहीं कि आप बैठ के सुनिए, आप कोई काम कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ बहुत सारी औरतों के साथ ये होता है कि घर के काम भी करने में पढ़ाई भी करना है होता है। तो आप बिल्कुल वीडियो सुनिए। खाना बना रहे हैं, किचन में एक साइड लगा के रख दीजिए, हमारे कान में तो चीजें जा रही है ना, बातें जा रही हैं, उस वीडियो को सुनिए, दोबारा फिर से उस वीडियो को सुनिए, क्योंकि हमें ध्यान से सुनना जरूरी है ना। दोबारा फिर से सुनिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। नोट्स में हमेशा ही बोलती आई हूँ और मुझे ये भरोसा तो है कि जो हमेशा से देखते आ रहे हैं वो पिछला नोट सारा उनका तैयार होगा। तो नोट्स जरूर बनाते जाइए, अपनी राइटिंग में, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए, क्योंकि अपनी लिखी हुई चीजें हमें याद होती है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा 7th क्लास की पॉलिटी भी पूरी हो चुकी है। अब थ्योरी का पार्ट हमारा बहुत कम रह गया है, बस 8th क्लास की पॉलिटी हमारी रह गई है, तो वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जो पॉलिटी के चैप्टर्स हैं, जो पॉलिटी के पार्ट है, उससे हमारे पेडालॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पॉलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन कम आते हैं इसलिए पॉलिटी पे कम ध्यान दो। ऐसा नहीं है, आप हमेशा ही पेडालॉजी के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी से ही रिलेटेड है सारे। ठीक है, जो सिविक्स की हमारी बुक है उसी से रिलेटेड है, तो हमें पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पॉलिटी की जो चैप्टर्स है बहुत अच्छे से करना है। ओके, थ्योरी हमें पढ़ना जरूर है, साथ के साथ हमें क्या पढ़ना है,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मैराथन क्लासेस, मैं रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कराऊंगी आपकी बहुत जल्दी। रिवीजन क्लासेस करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे, आपके एग्जाम तक सारा कुछ होता रहेगा। ओके, तो आप वीडियो में हमेशा बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।